जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आशा करते आप सभी अच्छा से होंगे। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और वो टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्स वर्कर का जो प्रोफेशन है, जिसे आप शुद्ध हिंदी में वेश्यावृत्ति बोल सकते हैं, कॉल गर्ल्स का प्रोफेशन बोल सकते हैं। इस प्रोफेशन को सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज कर दिया। इसी के ऊपर में मेरा आज का विचार है कि ये जो वेश्यावृत्ति है या कॉल गर्ल्स जो प्रोफेशन है, यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लीगलाइज किया गया, यह सही है या गलत है, इसके ऊपर में हम लोग आज बात करेंगे। टॉपिक के ऊपर बात अपना चालू करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2012 26 मई 2020 सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का बेंच जिसमें है न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना। इन 3 ऑनरेबल जजेस ने एक बहुत ही हिस्टोरिकल, एक बहुत ही ऐतिहासिक इन्होंने एक जजमेंट दिया। और वो जजमेंट क्या था? ये जो सेक्स वर्कर का जो प्रोफेशन है, जो वेश्यावृत्ति है, इसको उन्होंने एक तरह से लीगलाइज कर दिया। एक तरह से उन्होंने इसको एक लीगल स्टेटस दे दिया। उन्होंने अपने जजमेंट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि द प्रोफेशन एवरी इंडिविजुअल इन दिस कंट्री हैज़ अ राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ अंडर आर्टिकल 21। दोस्तों, साथियों, आर्टिकल 21 यह भारत के हर एक नागरिक को इस देश में कमाने का, खाने का और अपना कार्य करने का पूरा छूट देता है। और इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के इन 3 ऑनरेबल जजेस ने सेक्स वर्कर्स के कार्यों को भी एक प्रोफेशन माना है और उनके इस कार्य को वॉलंटरी लीगलाइज कर दिया। इस तरीक़ा से उन्होंने ये जो हमारे देश में ये जो सेक्स वर्कर का जो प्रोफेशन था, जो अनऑफिशियली एक तरह से बोल सकते हैं इलीगल था, जिसके चलते पुलिस कभी होटलों में छापा मारती थी, कभी ब्रदर्स में छापा मारती थी, कभी क्या होता है गुप्त सूचना में कहीं पर रेव पार्टी पे छापा मारती थी और पुलिस इन्हें अरेस्ट करती थी और बाकायदा इन्हें कभी कभी सज़ा भी होता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे सिस्टम्स को, इन सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन के द्वारा एक तरह से बंद कर दिया। तो दोस्तों, मैं आपके पास पहले सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट था, उस जजमेंट का कुछ जिस्ट को मैं छोटे पॉइंट्स में आपके सामने रखता हूँ। पॉइंट नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स द सेक्स वर्कर प्रोफेशन एज लीगल, वॉलंटरी लीगल। दूसरा, उन्होंने इन 3 ऑनरेबल जजेस ने सेक्स वर्कर का जो प्रोफेशन है उसे उतना ही डिग्निफाइड माना है जितना कि अन्य प्रोफेशन भारत में है, जैसे शेयर ट्रेडिंग, जैसे चाय बेचना, जैसे आपका कपड़े का दुकान खोलना, जैसे टीचिंग, जैसे गार्डनिंग। जिस तरह से कोई आदमी प्रोफेशन करके अपना लालन पोषण करता है, अपने परिवार का लालन पोषण करता है, उसी तरीक़ा से सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर के प्रोफेशन को भी एकदम इक्वल टू द अदर प्रोफेशन माना है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को यह इंस्ट्रक्ट किया है कि जब भी पुलिस किसी भी मान लीजिए कोई ब्रोथल के ऊपर में, कोई रेड लाइट एरिया में, कहीं होटल में, कोई ढाबा में
अगर पुलिस रेड करती है तो पुलिस कभी भी किसी सेक्स वर्कर को किसी भी कीमत पर ना तो अरेस्ट कर सकती है और ना तो पेनलाइज कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ। अगला दोस्तों, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को भी एक इंस्ट्रक्ट किया कि मीडिया किसी भी कीमत पर उनके फ़ोटो को, सेक्स वर्कर के फ़ोटो को और सेक्स वर्कर की वीडियोस को कभी भी पब्लिश नहीं करेगी और ना इसे कोई न्यूज़ बनाएगी। दोस्तों, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को यह ऑर्डर किया है कि वह इन सेक्स वर्कर के जीवन की कीमत को समझेंगे और इन्हें जितना भी मेडिकल सहायता हो, जितना भी लीगल सहायता हो, यह देने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। जिस तरह से एक फैक्ट्री में एक वर्कर काम करता है, जिस तरह से एक कोई भी इंस्टीट्यूशन में कोई व्यक्ति काम करता और जिस तरह से उसे आपको पेंशन का हक है, जिस तरह से उसे ग्रेजुटी का हक है, जिस तरह से उसे मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल असिस्टेंट का हक है, उसी तरीक़ा से सुप्रीम कोर्ट ने यह सरकार को ऑर्डर किया है कि इनके भी पुनर्वास, इनके भी हेल्थ और इनके लीगल राइट्स को भी सरकार को देखने के लिए उसने बाध्य किया है, कहा है। साथ ही साथ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक काम और कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बीच बीच में एक वर्कशॉप आयोजित करें और उस वर्कशॉप में सेक्स वर्करों को जीवन के बारे में, उनके लीगल राइट्स के बारे में, उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में बताएं। अब दोस्तों, आपको ये बात लगता होगा कि मैं एक टीचर होने के बावजूद ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों, एक समाज का एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होने के नाते ये मैं अपना एक फ़र्ज समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर हुआ, इस ऑर्डर का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हुए और इस ऑर्डर का दूरगामी प्रभाव क्या हुआ और इस ऑर्डर को लेकर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस बात को समझाने के लिए मैं आपके पास में इस वीडियो को लेकर आया हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक फिल्म का गाना यहाँ पर दोहराना चाहूँगा। गाना क्या है? बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। दोस्तों, एक फिल्म है, फिल्म का नाम है तवायफ और उस तवायफ क्या है, इस गाने को गाती है। तो ये जो गाना है, मान लीजिए हमारे भारत में आज के दौर में दोस्तों 9 लाख सेक्स वर्कर्स आपके डिफरेंट होटलों में, डिफरेंट क्या होता है ब्रोथल्स में, डिफरेंट रेड लाइट एरिया में काम करते हैं। साथ ही साथ अनरजिस्टर्ड लाखों महिलाएं इस प्रोफेशन में, जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले के बाद में अगर सरकार इन फैसलों को इम्प्लीमेंट करती है तो कम से कम 10 से 12 लाख महिलाओं के जीवन पे इसका सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए इस बात को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, सबसे पहले इस समाज में आप भी रहते हैं और इस समाज में मैं भी रहता हूँ, और ये समाज कैसे चलता है, इस समाज का मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है, ये समाज में कौन सफ़ेद पोश है और कैसे रात के अंधेरे में लोग क्या काम करते हैं, कैसे लोग कैमरे के सामने कैसे बिहेव करते हैं और कैमरे के पीछे कैसे बिहेव करते हैं, पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे हमारा समाज कैसे चलता है। दोस्तों, ये बात हम आप सभी जानते हैं। इसलिए एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन करता हूँ। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दोस्तों समर्थन करता हूँ, क्योंकि इस फैसले के बाद में कम से कम हमारे भारत के लाखों सेक्स वर्कर का जीवन, जो पुलिस के द्वारा हैरेस होती हैं, जो समाज के द्वारा प्रताड़ित होती हैं, जो गूंड्स और रफियस द्वारा प्रताड़ित होती हैं, अब कम से कम उन्हें राहत मिलेगी।
दोस्तों मेरा अपना पर्सनल विचार है, मैं कह सकता हूँ कि आज मेरी विचार समाज के लिए एक टैबू होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होगा, लेकिन दोस्तों मैं मानता हूँ कि सरकार को इस प्रोफेशन को लीगलाइज कर देना चाहिए। और आपको दोस्तों जान के आश्चर्य होगा कि ये मैं कोई नया बात नहीं बोल रहा हूँ। हमारे कलकत्ता के ढेर सारे रेड लाइट एरियाज़ में बहुत सारे सेक्स वर्कर के पास में बाकायदा उनके पास में प्रोफेशनल लाइसेंस है और बाकायदा वो सरकार को प्रोफेशनल टैक्स भी देती है सेक्स वर्कर का। तो किन्हीं महिलाओं के पास में इसका क्या है, आपका आईडी कार्ड है, सेक्स वर्कर प्रोफेशन का कार्ड है, और किसी के पास में नहीं है। मैं सरकार से यह बात बोलना चाहूँगा कि सरकार इस प्रोफेशन को, जैसे अन्य प्रोफेशन है, जैसे शेयर ट्रेडिंग है, जैसे क्या होता है बिजनेसेस है, उसी तरीक़ा से जैसे लॉयरशिप है, टीचिंग है, उसी तरीक़ा से सरकार क्या करे, इस सेक्स वर्कर के प्रोफेशन को भी सरकार लीगलाइज करे। और सरकार ऐसे जो लोग बाय फोर्स नहीं, जो लोग अपने मन से और एडल्ट होने के बाद आफ्टर द एज ऑफ 20 या 21 के बाद में जो लोग इस प्रोफेशन में अपने आप से आना चाहे, उन्हें खुद का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, तो ऐसे लोग इस प्रोफेशन में आए। और अगर सरकार के पास वो लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो सरकार उन्हें ऐसा लाइसेंस दे। क्योंकि आप एक बात याद रखें कि इस प्रोफेशन में कम से कम 10-9 लाख महिलाएं सम्मिलित हैं। वो महिलाएं कमा के अपना घर देखती हैं, बच्चों को देखती हैं, माता पिता देखते हैं, छोटे भाई बहनों को देखते हैं। तो काम तो दोस्तों आप इस बात को आप बिल्कुल बुरा ना माने कि मैं एक टीचर होने के नाते मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर दोस्तों ये बात ख़राब है तो यह फुल्ली बंद होना चाहिए। सारे भारत का रेड लाइट एरिया बंद करिए, सारे ढाबों, सारे होटल, सारे कैसिनो, सारे रेव पार्टियाँ, जहाँ जहाँ काम हो रहे, ये जो कॉल गर्ल रैकेट से काम हो रहा है, उन्हें बंद होना चाहिए। आप क्या देखते हैं, जो फिल्में देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, एक ग्लैमर वर्ल्ड देखते हैं दोस्तों, ये एक बहुत बड़े दलदल होते हैं। ये इन प्रोफेशंस में, ये जो ग्लैमरस वर्ल्ड है, हर प्रोफेशन में जो ग्लैमर वर्ल्ड है, यहाँ पर आप एक बहुत डार्क बोल सकते हैं साइड है। लेकिन कोई हर आदमी सामने इज्जतदार बनना चाहता है। लेकिन मैं यहाँ बोलूँगा दोस्तों कि एक बार इस प्रोफेशन को लाइसेंसी कर दिया जाए, आप बोल सकते हैं लीगलाइज कर दिया जाए, तो इन सेक्स वर्कर्स जो हमारे समाज में एग्जिस्ट करती हैं, उनका जीवन एटलीस्ट हैरेस नहीं होगा। दोस्तों मैं एक बात और बोलूँगा कि जैसे सरकार लाइसेंस देती है शराब का दुकान खोलने के लिए, जैसे सरकार लाइसेंस देती है ढाबा खोलने के लिए, पेट्रोल पंप खोलने के लिए, सरकार लाइसेंस देती है आपको कैसीनो खोलने के लिए, उसी तरीक़ा से सरकार कोशिश करे कि सरकार लाइसेंसी क्या होता है रेड लाइट एरियाज़ का लाइसेंस दे, और उस रेड लाइट एरियाज़ में जो औरतें या जो महिलाएं आपको लाइसेंस लेकर, बाकायदा सेक्स वर्कर का लाइसेंस लेकर उसमें काम करना चाहें तो वहाँ पे वह काम कर सकती हैं। और बाकायदा उस ब्रॉदल में काम करने वाले जो सेक्स वर्कर्स हो, सेक्स वर्कर दोस्तों यहाँ पर पुरुष और स्त्री दोनों का मेरा मतलब है। पुरुष भी, बहुत सारे पुरुष हैं जो सेक्स वर्कर काम करते हैं, ट्रांसजेंडर्स काम करते हैं। ये सारे लोग जिन्हें इस प्रोफेशन में आना है वो लाइसेंस लेकर आएँ और इस प्रोफेशन में अपने काम को करें। और ये जो लाइसेंसी प्राप्त जो ब्रॉदल्स हैं, इस ब्रॉदल्स में जो काम करें उनके लिए पेंशन का व्यवस्था हो। एक उम्र जाने के बाद उनका शारीरिक अक्षमता हो जाती है, शारीर ढल जाता है, तो उस समय उनका एक रिटायरमेंट बेनिफिट हो, उनके पास पेंशन हो, उनका हेल्थ चेकअप का व्यवस्था हो, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा सरकार उठाए, इस तरह से व्यवस्था होना चाहिए। ये मेरा सरकार से अनुरोध रहा। दोस्तों एक बात हम आप सभी जाने कि सेक्स समाज का एक बेसिक नीड है, और ख़ास के आज के इस दुनिया में जहाँ पर बोल सकते हैं कि सेक्सुअल पार्टनर मिलना तो मुश्किल है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं आज जहाँ हर हाथों में मोबाइल है, हर हाथों में क्या टेक्नोलॉजी है,
तो सेक्सुअल सीन्स, न्यूड सीन, पोर्नोग्राफी, ये सारे लोग के पास इजीली अवेलेबल है, लोग इसे देखते हैं। दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो देख कर थोड़ा अगर शर्म लगता है तो इससे बड़ा शर्म की बात यह है कि पूरे विश्व में कभी कभी इस बात का दोस्तों बोल सकते हैं कि कभी कभी सर्वे होते हैं तो ऐसा कौन सा देश है जो महिलाओं के लिए सबसे अनसेफ है। कभी कभी हमारे इंडिया का नाम आता है। दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ इंडिया का रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दिल्ली में चलते फिरते लड़कियों को रेप होता है। हमारे भारत में ऐसा रहेगा कि हर 4 मिनट में एक लड़की के साथ में बलात्कार होते हैं। दोस्तों, क्यों होता है? अगर आप इसे खूब माइक्रो ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि हमारे भारत में पोर्नोग्राफी, हमारे भारत की जो फिल्में होती हैं, हमारे भारत की जो टीवी सीरियल्स हैं, इस तरह से OTT प्लेटफॉर्म से कितने गंदे गंदे पिक्चर्स, वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और उसे देखने के बाद में हमारे देश का युवा पीढ़ी गलत रास्ते पे जाता है। जब उनके अंदर एक सेक्सुअल डिज़ायर पैदा होती है तो उन्हें एक सेक्सुअल पार्टनर चाहिए, और जब वो सेक्सुअल पार्टनर नहीं पाते हैं दोस्तों तो क्या करते हैं? औरतों का किडनैप होता है, गलत रिलेशंस पैदा होते हैं, लड़कियों को किडनैप होता है, रेप्स होते हैं और फिर लड़कियों को जान से मारा भी जाता है। दोस्तों, इसका पूरा जड़ अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका पूरा जड़ है कि हमारे भारत में लैक ऑफ द सेक्सुअल पार्टनर। हम सेक्सुअल फिल्में, हम सेक्सुअल सीरियल्स, सेक्सुअल कंटेंट हमें इजीली अवेलेबल है, लेकिन सेक्सुअल पार्टनर अवेलेबल नहीं है। तो एक मेरा सजेशन रहा कि जिस तरह से सरकार शराब का लाइसेंस, ढाबा, पेट्रोल पंप्स का लाइसेंस दे खुलती, उसी तरह से सरकार लाइसेंसी क्या होता है वेश्यालय या ब्रोदल सरकार परमिशन दे और वो ब्रोदल्स का बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन हो और उसमें जो महिलाएं ऐच्छिक रूप से काम करना, जो महिलाएं, जो पुरुष, जो ट्रांसजेंडर उसमें ऐच्छिक रूप से काम करना चाहे उसमें काम करें। तो दोस्तों, आप देखेंगे, ये मेरा दावा रहा कि अगर हर ज़िले में अगर एक ऐसा ब्रोदल खुले तो ये जो पागलपन, ये जो सेक्सुअल डिजायर्स है वहाँ पे सेटिस्फाई होंगे, तो हमारे रास्ते पे चलने वाली हमारी माँ बहनें थोड़ा सुरक्षित रहेंगी। यही कारण है दोस्तों कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि किसी जगह मैंने पढ़ा था जहाँ कहा था वेश्या समाज की देवी। क्यों कहा गया? आप थोड़ा सा इस पर ख्याल करेंगे। जब बोला गया वेश्या समाज की देवी है तो मतलब यही है कि समाज के लोगों के, पुरुषों का अहंकार, पुरुषों के सेक्सुअल डिजायर को एक सागर की तरह ये वेश्याएं अपने अंदर समाहित कर लेती हैं और इसके चलते बहुत शरीफों की बच्चियां, बीवियां, माताएं, बहनें सुरक्षित हैं। इसीलिए वेश्या समाज की देवी कहलाती है। दोस्तों, मैंने एक फिल्म देखा था शाहरुख खान का देवदास। उस फिल्म में एक सीन है जहाँ पर दुर्गा मंडप में जो दुर्गा माँ का मूर्ति बनाई जाती है, उस मूर्ति को बनाने में कुछ मिट्टी वेश्यालय से होके जाती है। अगर हमारे पूर्वजों ने, हमारे धर्म के लोगों ने एक इतना शानदार अगर कोई परंपरा चालू किया है तो मकसद यही था कि हमारे समाज में वेश्या या कॉल गर्ल्स का भी महत्व कम नहीं है, क्योंकि वो जिस जगह रहती है वहाँ की मिट्टी से माँ दुर्गा का प्रतिमा बना। यह शो करता है कि हमारा समाज पहले बहुत जागरूक था, सोचता था, समाज को, औरतों को हक मिलता था। तो दोस्तों, ये मेरा सजेशन रहा और आशा करते हैं आप मेरी बातों को समझेंगे। और अगर आपको कुछ विचार है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन जाकर कमेंट करेंगे और आप इस वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस ऑल।